अरब में 7 साल, भाग संख्या 21, परिच्छेद चौथा, खंड दूसरा। जबल दरूज। जबल दरूज का इलाका शाम से लगभग 8 दिन की यात्रा है। दरूज प्राचीन समय के आर्य हैं जो कि अपना धर्म भूलकर दरूजी कहलाते हैं। नमाज आदि पढ़ना तो दूर रहा, ये लोग कुरान पर विश्वास तक नहीं रखते। एक विचित्र रिवाज इनमें यह है कि मरी हुई गाय की खाल में भूस भरकर उसकी पूजा करते हैं। इनके यहाँ जब कोई बालक होता है तो उसके आगे सिर निवाते हैं। यह एक साहसी जाति है और इनकी संख्या लगभग 20,000 है। ये लोग मेरे प्रचार को बहुत प्रेम से सुनते थे और मैं बहुत शीघ्र ही जमियातुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित करने में सफल हो गया। यहाँ मैंने 2 मास तक प्रचार किया। हलब। दरूज से होकर मैं दमिश्क लौट आया। दमिश्क से मोटर के जरिए हुमस हमा से होता हुआ एक दिन में हलब पहुंच गया। हलब एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जो मुसलमानों के नबी यहिया की जियारत गाह है। यहाँ रेशम के कारखाने बहुत है। इन कारखानों में यह विशेषता है कि बिना मशीनों के कपड़ा बुना जाता है। यहाँ अरबों के अतिरिक्त एक अर्मनी जाति है जो तुर्की से आकर बसी है। मैंने 4 मास तक यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया और जमियातुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित की। लगभग 136 सदस्य होते, जिनमें 50 अरब मुसलमान, 40 अरब ईसाई, 25 अर्मनी, 20 यहूदी और 1 तुर्की था। मैंने हिजबुल्लाह के सिद्धांत अरबी, तुर्की और फ्रांसीसी भाषाओं में छपवा लिए थे और इन्हें मुफ्त बांटता था। हमारा एक सिद्धांत यह था कि यदि कोई हमारे किसी सदस्य से पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वह उत्तर दे कि मेरा धर्म हिजबुल्लाह है अर्थात मैं आर्य समाजी हूँ। इस प्रकार मेरे हिजबुल्लाह का सदस्य बनने से पहले उसे पिछले धर्मों को विदा कर देना पड़ता था। ईश्वर एक है तो उसके मानने वालों का धर्म भी तो एक होना चाहिए। यहाँ तुर्की की ओर से एक सफीर भी रहता था। यह भी हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज का मेंबर हो गया। तुर्की और हलब में रेल का संबंध है, इसलिए तुर्की लोगों की यहाँ बहुत आ जा रहती है। तुर्की लोगों में आर्य समाज का प्रचार करने के लिए मैंने हलब को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ पर 4 मास रहकर आर्य समाज की बहुत सी पुस्तकें तुर्की भाषा में प्रकाशित की। इन पुस्तकों को मैं यहीं से भेजता रहा। तुर्की में आर्य समाज के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ तलाक की प्रथा होने से बहुत स्त्रियां और उनकी संतानें भटक रही हैं। एक समय में 4 विवाह की अज्जा ने भी बहुत लोगों को नरक में डाल रखा है। मेरे प्रचार का इन पीड़ितों पर बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे यहाँ हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज के प्रचार में आशा से अधिक सफलता मिली। तुर्की। हलब से इस्कंदरुना एक दिन की यात्रा है। यहाँ शाम का इलाका समाप्त हो जाता है, साथ ही फ्रांस का प्रभाव भी अंत हो जाता है। यहाँ से मैंने तुर्की में प्रवेश किया। इस्कंदरुना में मैं 2 सप्ताह तक प्रचार करता रहा। इसके बाद पैदल तुर्की चला गया।
जैसा कि पहले कह आया हूँ, तुर्की भाषा में छिपी हुई हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज की पुस्तकें मेरे पास थी, जिन्हें मैंने अब तुर्की के बड़े बड़े नगरों में बांटना आरंभ किया। तुर्की में यद्यपि मुसलमानों का राज्य है, परंतु भारतवर्ष से इसका आकाश और पाताल का भेद है। यूरोप के समीप होने से इस पर यूरोप का रंग चढ़ गया है। इसका इतिहास बड़ा मनोरंजक है। महायुद्ध से पहले और सन 1615 ईस्वी तक तुर्की सारे अरब पर शासन करता था। इसका बादशाह केवल अरब और तुर्की का ही नहीं, बल्कि सारे विश्व के मुसलमानों का बादशाह समझा जाता था। जब से इस्लाम चला है, तब से खिलाफत की नींव पड़ी है। मुसलमानों के सबसे प्रथम खलीफा स्वयं हजरत मोहम्मद साहिब थे। जब अरब में तुर्की शासन था, उस समय मुसलमानों का खलीफा तुर्की के बादशाह को माना गया। तुर्की के बादशाह ने अपनी ओर से मक्का, मदीना, नजद और हजाज के लिए एक अरब सैयद वायसराय के तौर पर नियत कर दिए थे। जब महायुद्ध आरंभ हुआ तो तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनों से मिल गया। इस पर मक्का के वायसराय शरीफ हुसैन ने तुर्की के विरुद्ध विप्लव मचा दिया और अरब लोगों को स्वतंत्र होने और तुर्कों को निकालने के लिए भड़काया। मक्का में गड़बड़ होते ही तुर्की के शेष मुल्कों में भी बगावत उठ खड़ी हुई। अरब तुर्की के हाथ से निकल गया और उसमें कई राज्य स्थापित हो गए। नजदो जहाज सुल्तान इब्न सऊद के हाथ आया। शरीफ हुसैन बगदाद और अल इराक का बादशाह बना। कुछ भाग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बांट लिया और कहीं कहीं अरबों को स्वयं स्थापित करने के लिए छोड़ दिया गया। फलतः तुर्की का सितारा डूब गया और उसका राज्य केवल तुर्की की दीवारों तक सीमित हो गया। मैंने हलब और इस्कंदरुना में जाकर देखा कि तुर्की का युवक यूरोप का पूरा अनुयायी है। बुर्का और दाढ़ी से उसे बेहद घृणा है। वह अरबी लिपि को हटाकर लातिनी को अपनाना चाहता है। कुरान मजीद से उसे विशेष प्रेम नहीं है। धर्म के रक्षक मौलवी उसके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं, परंतु उसके आगे इनकी कुछ पेश नहीं चलती। मेरी पुस्तकें लगभग 6 मास से तुर्की में बट रही थी, जिनका प्रभाव जनता पर पड़ ही चुका था। ज्यों-ज्यों मैंने तुर्की की हुकूमत में वैदिक धर्म का प्रचार किया, यह प्रभाव बढ़ता ही गया। 2 मास के बाद अतना में तुर्की नवयुवकों ने एक बड़ी लहर चलाई। इसके साथ ही तुर्की राज्य की ओर से घोषणा हुई कि दाढ़ी और बुर्का त्याग कर इंग्लिश फैशन को स्थान दिया जाए और अरबी लिपि उड़ाकर यूरोप की लातिनी भाषा प्रचलित की जाए और अरबी लिपि उड़ाकर यूरोप की लातिनी भाषा प्रचलित की जाए। तुर्की के नवयुवक सुधार के इच्छुक थे, परंतु पुराने ढर्रे के लोग इस लहर का विरोध कर रहे थे। इन 2 पार्टियों में प्रायः मुठभेड़ की नौबत आ जाती थी। जब यह झगड़ा चल रहा था तो हुकूमत ने मुझे अतना के मदरसा तल अर्थात कन्या पाठशाला में कई दिनों तक बंद रखा और सिपाहियों का पहरा भी लगा दिया। जब राज्य पार्टी को विजय प्राप्त हो गई तो दाढ़ी और बुर्का का सफाया हो जाना तो आवश्यक ही था, साथ ही तुर्की टोपी भी हवा हो गई। अब तुर्की लोग हेड से मिलती जुलती एक टोपी पहनते हैं, जिसे शबका कहते हैं। यह यूनानी ईसाइयों की नकल है। अस्सलाम अलैकुम का स्थान बंजू अर्थात नमस्ते ने ले लिया। 4 निकाह करना कानून के विरुद्ध बना दिया गया। एक घोषणा यह भी थी कि नमाज में बुलाने के लिए मस्जिदों के ऊपर खड़ा होकर जो अजान दी जाती है वह अरबी में न होकर तुर्की भाषा में हो। तुर्की में 2 मास तक प्रचार करने के बाद मैं अतना से वापिस इस्कंदरुना में लौट आया। इस्कंदरुना में तुर्की फौजों ने डेरा लगाया हुआ था।
जब मैं इस कंदुरना से मोटर के जरिए 2.5 घंटा के बाद हबल वापस आया तो देखा कि यहाँ के अरबों के हृदयों में आतंक छाया हुआ है। हर तरफ यह अफवाह फैल गई थी कि हलब में फ्रांसीसियों का शासन हटकर तुर्की का राज्य हो जाएगा। 2 पार्टियां भी बन गई थी। एक तुर्की को चाहती थी, दूसरी उसके विरुद्ध थी। इस पिछली पार्टी का कहना था कि तुर्की का राज्य होने से नमाज और कुरान का पढ़ना भी बंद हो जाएगा, दाढ़ी और बुर्का से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस कंदुरना से कुछ दिनों के बाद तुर्की सेना खुद ही उड़ गई, जिससे हलब के लोगों को कुछ संतोष हुआ। हलब पहुंचने पर दुर्भाग्य से मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरी जेब से सब निजी पत्र और कागज निकाल लिए गए। रात भर मैं पुलिस की हिरासत में रहा। सवेरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ और बयान दिया कि मैं भारतवर्ष से यहाँ तक अरब बादशाहों की आज्ञानुसार प्रचार करता हुआ चला आ रहा हूँ। मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि तुम अंग्रेजी कौंसल से जाकर पासपोर्ट बनवा लो और उसे से यह भी लिखवा लाओ कि तुम अंग्रेजी प्रजा के आदमी हो। मेरे लिए पासपोर्ट लेना समस्या थी। अंग्रेजी कौंसल से पासपोर्ट उसी समय मिल सकता जबकि मेरा फोटो मेरे गांव के थाने में जाता और वह इस बात के हामी भरते कि यह व्यक्ति नेक चाल चलन का है और इसने कभी राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लिया। यदि मेरे विरुद्ध कोई रिपोर्ट पहुंच जाती तो मुझे उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने पासपोर्ट लेना उचित न समझा और मैं अल इराक की ओर चल दिया। हलब से पैदल रिका की ओर आ रहा था कि मार्ग में रिका जाने वाली एक मोटर मिली। मोटर का ड्राइवर अति सज्जन पुरुष था। उसने मुझे बिठा लिया। रिका के समीप जाकर यह मोटर उलट गई। मेरे घुटने में चोट आई, जिससे कुछ देर बेहोश पड़ा रहा। वहां के प्रेमियों ने मुझे 2 सप्ताह तक रिका में ठहराए रखा। मैं उनमें वैदिक धर्म का प्रचार करता रहा। यहां से चलकर 3 दिन में अबू कमाल पहुंचा और यहां 1 सप्ताह तक प्रचार किया। यहां फ्रांस का राज्य समाप्त होकर अल इराक का इलाका आरंभ हो जाता है। इस पुस्तक का चौथा परिच्छेद 1 वर्ष 4 मास 12 दिन की यात्रा के साथ यहाँ समाप्त होता है। अगले परिच्छेद में अल इराक का वर्णन करेंगे क्रमशः।